दृष्टि ने कार से झांक कर देखा तो सच में वहां थोड़ी दूरी पर एक कार खड़ी थी और एक लड़का ब्लैक कलर की हुडी पहने उन सभी लड़कों को बारी बारी से बस पीटे ही जा रहा था। दृष्टि के अंदर भी अब हिम्मत आ चुकी थी। उसने कार का डोर खोला और उस शख्स की तरफ दौड़ लगा दी। उसने घबराते हुए शख्स को पीछे से हक कर लिया। जब वो शख्स पलटा तो उसे देखकर दृष्टि की आंखें हैरानी से फैलने लगी थीं। दृष्टि के मुंह से सबसे पहले यही निकला, तुम यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं इस टाइम यहाँ फंसी हुई हूँ? वो शख्स जिससे वो सवाल कर रही थी, अपनी बाहों में जकड़े हुए, वो कोई और नहीं बल्कि समय ही था। समय ने उसके सवाल का जवाब देने की जगह उसके हाथ को थामा और उसे अपनी लाई हुई दूसरी कार की तरफ ले गया। वो उसे वहां से लेकर जाना चाहता था। तभी दृष्टि ने झटके से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। समय ने गुस्से में उसकी तरफ घूरा और लगभग गुर्राते हुए उससे कहा, यू नो वाट, तुम्हारी इसी जिद्दी नेचर की वजह से तुम खतरे में पड़ जाती हो। अगर अभी मैं यहाँ नहीं होता तो तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला था। दृष्टि ने भी समय को गुस्से में जवाब दिया, अगर तुम नहीं आते तब भी मुझे कुछ नहीं होने वाला था। निस्क किसी भी वक्त आने ही वाला होगा। समय की तो अब आईब्रो गुस्से में तन चुकी थी। निस्क का नाम सुनकर उसने दृष्टि के ऊपर आग उगलते हुए कहा, ओह, तो वो निस्क तुम्हारे लिए इतना क्लोज हो गया कि तुम अपनी प्रॉब्लम में उसे याद करती हो। मे आई नो कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? दृष्टि ने समय को पूरे एटीट्यूड में जवाब दिया, किस हक से मैं तुम्हें याद करूं या कुछ भी बताऊं कि मेरा निस्क से क्या लेना देना है? तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। माइंड इट, कहते हुए दृष्टि ने समय के चेहरे के एकदम सामने ही चुटकी बजाई। अब तो समय के तन बदन में आग लग चुकी थी। उसने दृष्टि के उसी हाथ को कसकर थाम लिया और कार का डोर खोलते हुए उसे धकेलते हुए अपनी कार में बैठा दिया। जिसके बाद उसने बिना किसी बात का जवाब दिए कार के डोर को लॉक कर दिया। समय के कदम अब अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ रहे थे जब दृष्टि ने भी फुर्ती से उसकी ड्राइविंग सीट पर आने की कोशिश की। वो चाहती थी कि वो समय की कार में बैठने से पहले ही उसकी कार को ड्राइव करना शुरू कर दे, क्योंकि उसे समय के ऊपर भी भरोसा नहीं था कि वो उसे हर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन दृष्टि के समय की ड्राइविंग सीट तक पहुंचने से पहले ही समय कार की ड्राइविंग सीट तक पहुंच गया था। समय ने दृष्टि की हरकत को देखा तो उसके गुस्से का पारा और हाई हो चुका था। वो पूरी तरह से हैरान था दृष्टि की हरकतों पर। उसके मन में यही चल रहा था, कोई कह सकता है अभी कुछ देर पहले इस लड़की के साथ हादसा होते होते बचा है और जिसने बचाया ये तो उसे ही अकड़ दिखा रही है। यही सोचते हुए समय ने कार का डोर खोला और अंदर बैठ गया। दृष्टि इस समय तक लगभग आधी तो समय की सीट तक आ ही चुकी थी। जिसके बाद समय की कार में बैठते ही समय और दृष्टि के बीच की दूरियां कम हो गई थीं। दृष्टि अभी भी बस समय से लड़ने की में बिजी थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके हाथ इस वक्त समय के हाथों को थामे हुए हैं और उसका चेहरा भी इस वक्त समय के एकदम सामने था। दृष्टि को सच में होश नहीं था, लेकिन इन नज़दीकियों ने समय को जरूर दृष्टि की तरफ अट्रैक्ट कर दिया था। उस पर समय ने अपने होठों को दृष्टि की तरफ बढ़ाया ही था कि दृष्टि का ध्यान टूटा और उसने समय के दोनों हाथों से अपने हाथों को हटाते हुए उसे चेस्ट से पुश किया और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। दृष्टि ने अब अपने दोनों हाथों को आपस में बांध लिया और अपने चेहरे को विंडो की तरफ फेर लिया। असल में वो सिचुएशन दृष्टि के लिए भी काफ़ी awkward हो गई थी और इसी सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए उसने अपने चेहरे को समय से फेर लिया। समय ने भी अब तक कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कार को आगे की डायरेक्शन में बढ़ाने की जगह यू टर्न ले लिया। दृष्टि ने जब समय की इस हरकत को नोटिस किया, उसने पैनिक होते हुए समय से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? समय ने दृष्टि की तरफ आंखें निकाल कर घूरा और कहा, जहाँ तुम सेफ रहोगी वहाँ। दृष्टि ने एक बार फिर से समय की कार ड्राइव कर रहे हाथों को होल्ड करते हुए कहा, प्लीज स्टॉप दिस कार। समय ने दृष्टि के कहने पर एकदम से कार रोक दी, जिसके बाद समय के हाथ अपने ट्राउजर की तरफ गए और उसने अपनी बेल्ट निकाली, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो उनसे दृष्टि के हाथ नहीं बांधेगा तो वो उसे कार ड्राइव नहीं करने देगी। लेकिन दृष्टि ने जैसे ही समय को अपनी बेल्ट रिमूव करते हुए देखा
तो उसने और भी गुस्से में पागल होते हुए कहा, तुम में और उन गुंडों में कोई फर्क नहीं है। एक नंबर का जल्लाद हो तुम। कार का डोर खोलो। मुझे तुम्हारे साथ घुटन हो रही है इस कार में। लेकिन अगले ही पल सामान्य दृष्टि के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से होल्ड करते हुए उन्हें बेल्ट से बांधना शुरू कर दिया। लेकिन दृष्टि को काबू में करना इतना भी आसान नहीं था। लगभग 10 मिनट के स्ट्रगल के बाद सामान्य दृष्टि के दोनों हाथों को बांध दिया। अब सामान्य दृष्टि को डांटते हुए कहा, यह सब मैं तुम्हारा होने वाले पति होने के हक से कर रहा हूँ। अब चुपचाप से बैठो और मुझे इससे आगे बढ़ने के लिए मजबूर मत करो। दृष्टि को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समय उसके पीछे क्यों पड़ा है। वो क्यों उसे जीने नहीं दे रहा, जबकि समय के साथ तो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड थी। उसने खुद ही निस्क को दृष्टि के साथ वो कांटेक्ट करने के लिए कहा था और अब वही दृष्टि के आसपास निस्क को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से उसने दृष्टि को शादी करने का चैलेंज किया था। वो दृष्टि को किसी के साथ नहीं देख पा रहा था, लेकिन इसके पीछे के कारण का समय समझना नहीं चाह रहा था। समय बस दृष्टि को पाना चाहता था। इस वक्त समय की कार अपने घर के तरफ जा रही थी, दृष्टि को लेकर। दृष्टि ने अपने हाथों को आपस में बांधा और चुपचाप से बैठ गई। वो समझ चुकी थी कि इस वक्त इस समय के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली। इसी वजह से अब वो सब्र करके चुपचाप से बैठ गई थी। समय तो पूरे गुस्से में अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। कुछ देर दृष्टि को शांत बैठे देखकर समय ने उसके दोनों हाथों को लूज कर दिया। असल में तो उसकी इंटेंशन सिर्फ दृष्टि को शांत करने की थी, जिसमें वो आखिर कामयाब हो ही गया था। वो असल में दृष्टि के पीछे उसकी फिक्र में ही आया था, जिसे वो खुद भी नहीं मानना चाह रहा था और ना ही दृष्टि इस बात को एक्सेप्ट करना चाह रही थी। इधर निस्क भी दृष्टि की दी हुई लोकेशन पर पहुंच चुका था। उसने वहां खड़ी समय की कार की तरफ देखा तो उसने अपनी कार को वहीं पास में रोक दिया, जिसके बाद वो उतरकर कार से बाहर आया। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब तक दृष्टि समय के साथ वहां से जा चुकी है। उसने जब समय की कार को उस हालत में देखा तो उसका सर लगभग चकरा गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कार ऐसी हालत में कैसे हो गई। उसने सबसे पहले दृष्टि को चेक करने की सोची। इस समय तो उसकी कार की हालत उससे भी ज़्यादा खराब थी जो दृष्टि ने उसकी हालत की थी। उस कार के लगभग सभी शीशे टूटने को थे और एक तो टूटा हुआ भी था। आगे से भी कार का बोनट काफ़ी डैमेज था। आसपास में पड़े बड़े बड़े पत्थर उस सीन को और भी डरावना बना रहे थे। निस्क ने देखा तो कार का डोर खुला हुआ था। उसने फुर्ती से कार के अंदर चेक किया, लेकिन दृष्टि वहां होती तो उसे मिलती। लेकिन दृष्टि वहां कहीं नहीं थी। अब निस्क को घबराहट होने लगी थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसके पास दृष्टि का कॉल आया था कि उसकी कार सुनसान जगह पर खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से निस्क काफ़ी स्पीड में भाग के लिए निकला था। निस्क ने सबसे पहले दृष्टि के फ़ोन पर कॉल करने की सोची कि शायद कोई क्लू मिल जाए। लेकिन जब वो कार को चेक करने के बाद बाहर निकल ही रहा था, तभी उसकी नज़र दृष्टि के वहीं कार में ड्राइविंग सीट की साइड वाली सीट पर पड़े फ़ोन पर पड़ी। उसने फौरन उसके फ़ोन को उठाया, लेकिन वो फ़ोन तो कब का स्विच ऑफ हो चुका था। इस समय निस्क को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना जाने क्यों उसे दृष्टि की फिक्र हो रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स का ख्याल आया। निस्क ने फ़ोन उठाते के साथ सबसे पहले समय को ही कॉल किया। समय इस वक्त दृष्टि के साथ एक ही कार में था। समय का फ़ोन कार के डैशबोर्ड पर रखा हुआ बज रहा था। जब समय ने दृष्टि से कहा, प्लीज पास माई फोन। दृष्टि ने बिना कुछ बोले समय का फोन डैशबोर्ड से उठाया और उसे समय के हाथ में थमाने से पहले उसने उस फोन की डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे नाम को पढ़ा। डिस्प्ले पर जो नाम लिखा आ रहा था वो दृष्टि के लिए फैमिलिएटर नहीं था। असल में तो समय ने निस्क का नाम अपने फ़ोन में बेस्टी निकू नाम से सेव किया हुआ था। अब दृष्टि तो वैसे ही समय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, तो उसने समय का फ़ोन उसके हाथ में थमा दिया। समय तो कॉल को देखते ही समझ गया कि यह निस्क का फ़ोन है। उसने फ़िलहाल के लिए उस कॉल को इग्नोर कर दिया। शायद वो जानता था कि निस्क का फ़ोन उसे क्यों आ रहा है। समय ने अपने फ़ोन को साइलेंट करने के बाद वापस अपनी कार के डैशबोर्ड पर वापस फेंक दिया।
दृष्टि उसकी इस हरकत को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। दृष्टि ने पढ़ तो लिया था कि यह कॉल समय के बेस्टी निकू का था, लेकिन उसने अपने बेस्टी की कॉल ही क्यों नहीं उठाई। लेकिन फिर अपना ज़्यादा दिमाग ना खराब करते हुए वो वापस से अपनी जगह अपने दोनों हाथ बांधकर बैठ गई। अगले 15 मिनट में वो लोग समय के बंगलों के बाहर खड़े थे। समय ने कार के बाहर निकलने के बाद अपनी कार का डोर खोला, जिसके बाद उसने दृष्टि की तरफ डोर खोला। दृष्टि कार से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। उसने समय से पूछा, अब क्या? समय ने उसकी तरफ आंखें बड़ी करके देखते हुए कहा, फॉलो मी। दृष्टि ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मैं क्या तुम्हें कोई गुलाम लगती हूँ जो वही करूँ जो तुम मुझसे कहो? समय ने दृष्टि की तरफ देखते हुए अपने कंधे उचकाए, जैसे वो जताना चाह रहा हो, यू हैव लेफ्ट नो चॉइस। उसने दृष्टि को झुकते हुए अपने कंधे पर उठा लिया, जिसके बाद उसके कदम अपने घर की तरफ ही बढ़ चुके थे। दृष्टि को समय की हर हरकत बेहद गुस्सा दिला रही थी। उसका बस चलता तो जो हाल उसने समय की कार का किया था, वही हाल वो उसका भी कर दे। लेकिन समय के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। वो समय की इस ट्रेन से चाह कर भी नहीं लड़ पा रही थी। समय अब तक दृष्टि को अपने घर के अंदर ले आया था। समय के कदम दृष्टि को ऐसे ही थामे हुए रूम की तरफ बढ़ रहे थे। दृष्टि समय के ऊपर इस समय लगातार घूंसों की बारिश कर रही थी, जिसका 1% भी समय को जैसे महसूस नहीं हो रहा था। इधर समय का फोन ना उठाने पर निष्क को लगा कि शायद वो अभी सो रहा होगा, इसलिए उसने उसका फोन नहीं उठाया। निष्क ने दृष्टि का फोन उठाया और अपने फोन से उसने पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद वो अपनी कार पुलिस स्टेशन की तरफ मूव कर चुका था। उसने सोच लिया था कि वो दृष्टि के मिसिंग होने की रिपोर्ट करवा दे, क्योंकि जिस हालत में वो कार और दृष्टि का फोन उसे मिला था, वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। दृष्टि ने समय से गुस्से में झल्लाते हुए कहा, मुझे नीचे उतारो, वरना आगे जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। समय ने इस बार भी दृष्टि की बातों को इग्नोर ही किया और आखिर वो अपने रूम के सामने था, जिसे देखकर अब दृष्टि और भी ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर दिया था। उसे यही लग रहा था कि समय उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो एकदम से चौंक गई जब समय अपने रूम की डायरेक्शन से आगे बढ़ गया। उसने अपने रूम के बगल वाले रूम का रुख किया। समय ने रूम में लाते हुए दृष्टि को अपनी बाहों से नीचे उतार दिया। अब जाकर दृष्टि ने चैन की सांस ली। समय ने दृष्टि की तरफ देखा तो उसके चेहरे के तो रंग ही उड़ चुके थे। समय ने दृष्टि से कहा, डोंट वरी, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला तुम्हारे साथ। मुझे वो सब पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी ये जिद भी पसंद नहीं है। दृष्टि ने अपने दोनों हाथ बांधे और उस रूम का डोर बिना कोई जवाब समय को दिए उसके मुंह पर बंद कर दिया। समय ने भी दृष्टि के उस रूम के डोर को नॉक करते हुए कहा, अच्छे से लॉक कर लेना। पता चला कि रात में मेरा इरादा बदल गया। अपनी बात कहते हुए समय वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ चुका था। समय को आज शाम में जो कुछ भी हुआ था, सोच सोच कर ही अब टेंशन हो रही थी। समय को दृष्टि को कुछ होने के एहसास से एक दर्द का एहसास हो रहा था, लेकिन अब जब वो उसके साथ उसके घर में थी तो उसे राहत थी। वो अब सुकून से सो सकता था। इधर निस्क अब तक पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। उसने अपनी रेपुटेशन का सहारा लेते हुए दृष्टि की तलाश शुरू करवा दी थी। इधर समय घर आने के बाद निस्क से बात करना ही भूल गया था। वो उसे बताना ही भूल गया था कि दृष्टि उसके साथ है, या शायद वो ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे निस्क का दृष्टि के आसपास होना पसंद नहीं आ रहा था। पुलिस ने निस्क को एश्योरेंस दिया कि वो दृष्टि को जल्दी तलाश लेंगे। इस पर निस्क ने ही उन्हें आइडिया दिया कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी चाहिए। ये सबसे आसान और तुरंत तरीका होने वाला था दृष्टि को ढूंढने का। पुलिस ने उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के ऑर्डर दे दिए। निस्क को पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की कि वो घर चला जाए। जैसे उन्हें दृष्टि का कुछ पता चलेगा, वो उसे इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन निस्क ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वो तब तक वहां से नहीं जाने वाला था जब तक दृष्टि का कुछ पता नहीं चल जाता। इधर समय अपने घर में आराम से सो रहा था और उसकी घर के एक रूम में आराम से दृष्टि भी अब सो चुकी थी। दृष्टि इतने ज्यादा स्ट्रेस से बुरी तरह से थक चुकी थी और अब उसे नींद ने जल्दी अपने आगोश में ले लिया था। दृष्टि को सच में कोई होश नहीं था कि उसका फोन वो वही समय की उस टूटी हुई कार में छोड़कर आ चुकी है। इधर निस्की की आंखों में सोच सोच कर ही
आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। सच में यह रात तीनों के लिए ही स्ट्रेस से भरी हुई साबित हो रही थी, जो अभी भी बीतने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक पुलिस वाले ने आकर बताया, सर वो एक कार को आइडेंटिफाई किया है हमने, आप एक बार देख लीजिए। निस्क ने ओके कहा और वो उनके साथ उस फुटेज को देखने के लिए आ चुका था। उस फुटेज में उस कार से निकलने वाला शख्स साफ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने एक हुडी पहनी हुई थी। पुलिस के एक स्टाफ ने उस कार का नंबर ट्रेस कर लिया था, जिसके बाद उनका उस कार के मालिक यानी कि समय सहाय के पास जाने का प्लान था। लेकिन जैसे ही निस्क के कान में समय का नाम पड़ा, तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि समय वो शख्स हो सकता है जो दृष्टि के साथ ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि जो उस कार की कंडीशन बता रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि दृष्टि के साथ जरूर किसी ने जबरदस्ती की है या फिर उसका किडनैप हुआ है। लेकिन इस बार निस्क के सर के ऊपर से पानी जा चुका था। वो अब तक समय का साथ दे रहा था, क्योंकि वो सिर्फ दृष्टि को फाइनेंशियल लॉस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर वो किसी लड़की को फिजिकल नुकसान पहुंचाने की सोचता भी, तो निस्क इसमें उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला था। ऐसे तो निस्क समय को अच्छे से जानता था कि वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दृष्टि के मामले में उसने समय को कई बार अपना आपा खोते हुए देखा था। यही वो कारण था कि निस्क इस वक्त समय पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। निस्क ने खुद से आगे बढ़ते हुए पुलिस से कहा, चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ, मिस्टर समय सहाय के घर। पुलिस समय के ऊपर हाथ डालने से घबरा रही थी, क्योंकि सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन को कौन नहीं जानता था। लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने निस्क की बात मान ली। अब निस्क अपनी कार में और पुलिस उसके पीछे अपनी कार में समय सहाय के घर की तरफ ही जा रहे थे। निस्क को इस वक्त समय की इस हरकत के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो कैसे इतना नीचे गिर सकता है दृष्टि को नुकसान पहुंचाने के लिए, जबकि वो इस बात से एकदम अनजान था कि समय ही वो शख्स था जो दृष्टि को वहां से बचाकर सही सलामत अपने घर ले आया था। रात के 3 बजे समय के घर का डोर नॉक हुआ। इतनी रात में किसी का आना एक्सपेक्टेड नहीं था समय को। उसने फिलहाल इग्नोर कर दिया, जिसके थोड़ी देर में डोरबेल एक बार फिर बजी। इस बार डोरबेल और भी ज्यादा बेसब्री से बजाई गई थी, जिसे समय तो क्या दृष्टि भी इग्नोर नहीं कर पाई। समय अब अपनी जगह से उठा और वहां से डोर खोलने के लिए नीचे बढ़ चुका था। दृष्टि को जब समय के डोर के खुलने की आवाज आई, तो उसने अब दूसरी तरफ करवट ली और आराम से सो गई। इधर समय नीचे आ चुका था। उसने जाकर जल्दी से डोर खोला, तो सामने निस्क खड़ा था और साथ में कुछ पुलिस की टीम भी थी। समय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर निस्क इतनी रात में, वो भी पुलिस के साथ, उसके घर पर क्या कर रहा है। निस्क समय को साइड करते हुए उसके घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने समय को साइड करते हुए उससे पूछा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा कुछ करेगा। समय ने समझने की कोशिश करते हुए निस्क से पूछा, तू किस मैटर की बात कर रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? निस्क ने समय से पूछा, दृष्टि कहाँ है? तूने क्या किया उसके साथ? अब जाकर समय को समझ आया था कि निस्क किस बारे में बात कर रहा है। समय ने आईब्रो टेढ़ी करते हुए उससे पूछा, वेट ए मिनट, तू उस दृष्टि की वजह से यहाँ तक पुलिस को लेकर आया है? तुझे मुझसे ज्यादा उस लड़की के ऊपर भरोसा है? तुझे क्या लगा कि मैंने उसके साथ क्या किया होगा? निस्क ने समय की बात का गुस्से में ही जवाब दिया, तेरे गुस्से को देखकर लगता है कि तू कुछ भी कर सकता है, और जिस कंडीशन में वो कार वहां मिली थी, उससे तो एक ही कहानी बयान होती है। समय ने अब कुछ भी ना बोलते हुए सिर्फ इतना कहा, अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दृष्टि ही देगी। इतना कहते हुए समय ने दृष्टि को आवाज लगाई। दृष्टि के कानों में तो जैसे समय की आवाज पड़ी ही नहीं थी। समय को जब अपनी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो समय ने निस्क से कहा, वेट ए मिनट, मैं अभी आता हूँ। इतना कहते हुए समय वहां से दृष्टि के रूम की तरफ जा चुका था। निस्क भी इस समय वहां नहीं रुका और समय के पीछे ही चल दिया था। समय ने जाते ही दृष्टि के रूम का डोर नॉक किया, तो अंदर से दृष्टि की आवाज आई, अब क्या चाहिए आपको? समय ने दृष्टि से कहा, दृष्टि ओपन द डोर, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। जब दृष्टि के कान में यह बात पड़ी कि कोई उससे मिलने आया है, तो उसने उठकर डोर खोल दिया।
उसने देखा तो सामने निस्क खड़ा था। निस्क के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो बस दृष्टि को खोते खोते बचा हो। निस्क ने कोई परवाह न करते हुए आगे बढ़कर दृष्टि को एकदम से अपने गले लगा लिया। दृष्टि भी निस्क के ऐसा करने से काफी हैरान थी, क्योंकि अभी 2 से 3 ही मुलाकातें हुई थी उनकी, और इतने से टाइम में निस्क का दृष्टि के प्रति ये झुकाव देखकर दृष्टि खुद बहुत हैरान थी। दृष्टि के साथ साथ समय भी बहुत ज्यादा हैरान था निस्क की इस हरकत से। दृष्टि ने अपने दोनों हाथों से निस्क को हल्का सा पुश करते हुए अपने आप से अलग किया। जब निस्क ने दृष्टि से पूछा, तुम ठीक हो दृष्टि? दृष्टि ने निस्क को जवाब दिया, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? निस्क ने दृष्टि को याद दिलाया, तुम शायद भूल चुकी हो, तुमने मुझे कॉल किया था और अपनी लोकेशन शेयर की थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो तुम वहां नहीं थी। मिली तो वो टूटी हुई कार और तुम्हारा स्विच ऑफ फोन। जिसके बाद मैंने पुलिस में कंप्लेंट की और वहां से तुम्हारे मिस्टर सहाय के साथ होने का पता चला। दृष्टि ने निक को अश्योर करते हुए कहा, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। निस्क ने दृष्टि से पूछा, क्या तुम्हारे साथ वो सब मिस्टर सहाय ने किया? मेरा मतलब है कि क्या उन्होंने तुम्हें किडनैप किया है? निस्क की इस बात पर सच में इस वक्त तो समय भी काफी हैरान था कि वो क्या बात कर रहा है। जब दृष्टि ने जवाब दिया, वाट नो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ मेरी कार खराब हुई थी वहाँ मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया था, जिसके बाद समय ने आकर मेरी हेल्प की। हाँ, अपने घर वो मुझे जबरदस्ती लाए हैं, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। इन्होंने तो मेरी हेल्प ही की है। निस्क को अब जाकर अपनी सोच पर ही अफसोस हो रहा था कि उसने समय को इतना गलत समझा, लेकिन असल में तो समय ने दृष्टि की हेल्प ही की थी। अब तो निस्क के पास समय से सॉरी फील करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। निस्क ने अपनी नज़रें झुकाते हुए समय से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर साय, मैंने आपको गलत समझा। समय ने निस्क के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपसे क्यों बुरा मानने लगा मैं? हाँ, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड होता तो जरूर मुझे बुरा लगता कि उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। समय की इस बात से निस्क समझ चुका था कि आखिर समय क्या कहना चाहता है। समय को निस्क के ऐसा करने से हर्ट हुआ है, लेकिन इस समय दृष्टि के सामने निस्क समझ से और क्या बोल सकता था। निस्क ने दृष्टि से पूछा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। दृष्टि ने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया, जिसके बाद वो दौड़कर उस रूम में गई और अपना पर्स उठाकर वो बाहर आई। अब तक तो समय की नजर निस्क को और भी बुरी तरह से घूर रही थी। निस्क समझ चुका था कि समय को उसका दृष्टि के साथ नजदीकी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो ना जाने क्यों अपने आप को दृष्टि की परवाह करने से नहीं रोक पा रहा था। दृष्टि समय की बगल से निकलकर जाने लगी तो समय ने उसके हाथ को थामते हुए उसे बड़ी उम्मीद से कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकती दृष्टि। दृष्टि अपने हाथ को झटकते हुए समय को जवाब दिया, तुम्हें ही हक नहीं है मेरा हाथ थामने का। समय को दृष्टि की यह बात बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लग रही थी। समय सहाय को ना सुनने की आदत नहीं थी, लेकिन दृष्टि की तरफ से उसे हर बार इसी तरह का रिस्पॉन्स ही मिला था, जिसकी वजह से दृष्टि अब समय के लिए एक चैलेंज बनती जा रही थी। समय ने दृष्टि की तरफ देखते हुए पूरे घमंड में कहा, अभी तो तुम जा सकती हो, लेकिन बहुत जल्दी तुम यही होगी इसी घर में मेरे साथ। फिर मैं देखता हूँ तुम्हारा यह घमंड कैसे नहीं टूटता। समय की आवाज सुनने के बाद दृष्टि ने गुस्से में उससे कहा, घमंड मुझे नहीं है, घमंड असल में तुम्हारे दिमाग में है। लेकिन तुम भी याद रखोगे मिस्टर सहाय कि तुमने आज तक दृष्टि कपूर जैसी लड़की नहीं देखी। दुनिया का आखिरी शख्स भी तुम होगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम अपने ख्वाब सजाते रहो। चलो निस्क, कहते हुए दृष्टि अब निस्क के साथ वहां से आगे बढ़ चुकी थी। उन दोनों के बीच की इतनी इंटेंस फाइट देखने के बाद अब तो निस्क को और भी ज्यादा क्यूरोसिटी होने लगी थी, ये जानने की कि आखिर इनके बीच रिश्ता क्या है, क्या हुआ था इनके बीच जो दोनों के दिलों में इतनी कड़वाहट है। लेकिन फिलहाल तो निस्क को सब्र ही करना था, क्योंकि दृष्टि का वो अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाया था कि वो खुद से उससे सब पूछ सके, और अपने दोस्त को तो उसने अभी अभी नाराज कर दिया था। निस्क नीचे आया तो पुलिस टीम से उसने केस खारिज करने के लिए कहा, क्योंकि अब दृष्टि मिल चुकी थी और उसने पहले ही बोल दिया था कि समय का उसकी किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं था, बल्कि उसने उसकी मदद की थी। पुलिस भी अब तक समय को सॉरी बोलते हुए वहां से जा चुकी थी।
और दृष्टि भी अब निस्क के साथ वहां से घर के लिए निकल चुकी थी। लगभग 1 घंटे में निस्क ने दृष्टि को उसके घर के बाहर ड्रॉप किया। निस्क ने कार रोकी तो दृष्टि ने कार के बाहर निकलने से पहले ही निस्क से कहा, आई एम सॉरी निस्क, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। एंड थैंक्स मेरा इतना साथ देने के लिए। सच में आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। निस्क ने जब दृष्टि के मुंह से यह बात सुनी कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, तो उसे अपनी और समय के बीच की हुई वो डील याद आ गई, जिसके तहत तो वो दृष्टि को बहुत बड़ा धोखा दे रहा था। निस्क से मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। जब दृष्टि ने निस्क को बाय कहा और उसकी कार से वो बाहर आ गई। दृष्टि के कदम अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। इधर निस्क के तो जैसे हाथ ही जम गए थे। वो वहां से 1 इंच भी नहीं हिल पाया। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। निस्क ने ध्यान दिया तो ये कॉल समय का था। निस्क ने फोन फौरन उठा लिया। निस्क ने हेलो ही कहा था जब सामने से समय ने कहा, कम टू माई होम। निस्क ने जब समय की यह बात सुनी तो उसने अपनी कार एक बार फिर से समय के घर के लिए दौड़ा दी। समय के घर पहुंचने में उसे वही 1 घंटा लगा। जब निस्क ने डोरबेल बजाई तो समय ने फौरन ही डोर खोल दिया। सामने समय खड़ा था और उसके हाथ में ड्रिंक का एक गिलास था। वो न जाने कब से पी रहा था। निस्क ने जब समय को ऐसे देखा तो उसने समय को डांटते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तू एक लड़की के लिए अपना ये हाल कर लेगा। इस पर समय ने उसे जवाब दिया, यह उस लड़की के लिए नहीं है, मुझे तो गम अपने दोस्त को खोने का है। निस्क को अब समझ आया कि समय उसकी बात कर रहा है। निस्क तो पहले से ही अपने किए पर शर्मिंदा था। समय के कहने के बाद उसे सच में अब गिल्टी फील हो रही थी कि आखिर उसने कैसे सोच लिया कि समय किसी भी लड़की के साथ मिसबिहेव कर सकता है। निस्क ने आगे बढ़ते हुए समय को गले से लगा लिया और उसे इमोशनल होते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तेरे बारे में सिवाय इस लड़की के अलावा मैंने तुझे कभी किसी लड़की के लिए नफरत पालते हुए नहीं देखा है। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तू मुझे बताएगा कि उस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? समय ने निस्क से पूछा। विल यू ड्रिंक? निस्क ने समय का साथ देने के लिए हाँ में हाँ मिलाई, जिसके बाद समय ने उसे भी एक ड्रिंक का गिलास बनाकर दिया। निस्क ने समय से एक बार फिर से वही सवाल पूछा, मुझे जानना है कि आखिर तेरे और उस लड़की के बीच ऐसा क्या हुआ कि तू उससे इतनी नफरत करता है? समय ने निस्क की बात का जवाब देते हुए कहा, उस लड़की ने मुझसे मेरा पहला प्यार छीन लिया कि अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। निस्क ने हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब है? क्या उसने किसी को मारा है? समय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ उसने मारा है। उसने दृष्टि कपूर को मारा है, जिससे मुझे प्यार हुआ था। वो वैसी नहीं है जैसी वो दिखाई देती है। निस्क ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब है? समय ने निस्क के करीब बैठते हुए कहा, वो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है। तुम उसके भोलेपन में आ जाओगे, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि वो भोलापन उसका नेचर नहीं है, बल्कि उसका बेपन है। समय की बताई हुई सभी बातें निस्क के सर के ऊपर से जा रही थीं, लेकिन वो इतना तो समझ चुका था कि समय और दृष्टि एक दूसरे के प्यार में रह चुके हैं और अब वही प्यार नफरत में बदल चुका है। लेकिन क्या वो सच है जो दिखाई दे रहा है? क्या सच में समय और दृष्टि एक दूसरे से नफरत करते हैं? निस्क अपनी ड्रिंक को सिर्फ समय का साथ देने के लिए पी रहा था, जबकि समय समय तक अपने होश खोकर अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। निस्क सिर्फ समय के अंदर छिपे उस दर्द को सुनता जा रहा था। आखिर समय ने अपने होश खो दिए। सुबह के 5 बज चुके थे और इस वक्त समय निस्क के सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ सो चुका था। उसके एक हाथ में वाइन का गिलास था, जो अभी भी आधा भरा हुआ था और हवा में उसके हाथ में ही झूल रहा था। समय की गर्दन भी इस समय हवा में झूल रही थी। निस्क ने सोचा कि वो समय को उसके रूम तक पहुंचा दे। निस्क ने समय की तरफ बढ़ते हुए उसके हाथ से वो वाइन का गिलास लेकर साइड टेबल पर रखा, जिसके बाद उसने समय को अपने कंधे के सहारे से उठाया और उसे उसके रूम की तरफ लेकर जाने लगा। समय की हल्की सी आंख खुली और वो अभी भी बड़बड़ा रहा था। जब निस्क ने उसे शांत करते हुए कहा, यू डोंट वरी, अगर दृष्टि गलत लड़की है तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। यह सब बातें उसने समय को उस वक्त सिर्फ शांत करने के लिए कहा था। निस्क समय को लेकर उसके रूम तक आ चुका था।
जिसके बाद उसने समय को उसके बेड पर सुला दिया। इस समय निस्क के अंदर भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपने घर जा सके, क्योंकि उसे खुद पूरी रात समय और दृष्टि की फिक्र में बीत चुकी थी। निस्क भी वहीं समय की बगल में उसके बेड पर लेट चुका था। उसकी आंख यही सोचते सोचते लगी कि क्या समय की कही हुई बातें सच हैं या उसे सिर्फ कोई गलतफहमी हुई है। अभी तक भी समय ने निस्क को उस रात की पूरी कहानी नहीं बताई थी। इधर दृष्टि की आंख से नींद गायब थी। उस एक रात में इतना कुछ हो चुका था कि उसका दिमाग इस सबको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। समय का अपने ऊपर हक जताना और उससे शादी के लिए बोलना, सब दृष्टि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सुबह हो चुकी थी। दृष्टि का इस वक्त उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो सुबह 6 बजे ही सो पाई थी, जब लगभग 8 बजे उसके घर की डोरबेल बजी। दृष्टि ने इग्नोर किया, लेकिन दूसरी बार डोरबेल बजने के बाद उसने उठकर डोर खोल लिया। दृष्टि के डोर के लगातार नॉक होने के बाद अब आखिर उसे उठकर डोर खोलना ही पड़ा। डोर पर चंद्रिका जी थी, जो वहीं नजदीक में अपने किसी रिलेटिव के घर गई हुई थी। लेकिन दृष्टि को छोड़कर कहीं भी रहना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से वो जल्दी ही आ गई थी। चंद्रिका जी ने जब दृष्टि के चेहरे की तरफ देखा तो उसे देखकर ही लग रहा था कि वो कितना थकी हुई है। चंद्रिका जी उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही दृष्टि अपने कदम घसीटते हुए वहां से वापस अपने रूम की तरफ चली गई। चंद्रिका जी ने भी उससे और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसे इस वक्त नींद की बेहद ज़रूरत है। इधर निस्क, जो खुद सुबह 6 बजे जाकर समय के रूम में सोया था, 9 बजे तक उठ चुका था। वो फ्रेश होकर अपने घर के लिए निकलने वाला था, जब समय की भी आंख खुल गई। समय के सर में कल रात के बाद बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो इस समय अपने सर को पकड़कर ही बैठा था। जिस वक्त निस्क बाथरूम से बाहर आया, समय की नज़र फौरन निस्की की तरफ गई और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। समय के कदम निस्की की तरफ ही बढ़ रहे थे और समय ने निस्की से पूछा, तुझे अपना कल रात वाला प्रॉमिस याद है ना? निस्क ने अनजान बनते हुए कहा, कौन सा प्रॉमिस? समय ने निस्क को याद दिलाते हुए कहा, यही कि तू मेरा साथ देगा। तुझे ऐसा ज़्यादा दिन तक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी ये सब गेम मैं ख़त्म कर दूंगा। निस्क ने समय से हैरान होते हुए पूछा, ऐसा भी क्या चल रहा है तेरे माइंड में? देख, मैं तब तक ही तेरा साथ दूंगा जब तक कोई इस सब में फिजिकल हर्ट नहीं होता। अगर तू दृष्टि को हर्ट करने की सोच रहा है तो मैं वहीं के वहीं तेरा साथ छोड़ दूंगा। तू मुझे अच्छे से जानता ही है। समय ने निस्की के दोनों कंधे पर अपने हाथ रखते हुए उससे पूछा, मैं दृष्टि को किसी भी तरह से फिजिकल हर्ट नहीं करने वाला हूँ। उसने मेरे दिल पर मुझे चोट दी थी, वही मैं उसके साथ करने वाला हूँ। समय ने कल रात जो दृष्टि के लिए किया था वो देखकर कहीं ना कहीं उसे भी यकीन था कि वो दृष्टि के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाला है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी निस्क ने हैरान होते हुए समय से पूछा, जैसा कि तूने और दृष्टि ने बताया था, उन गुंडों ने उस कार के सिर्फ गिलासेस ही तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने उस कार की कंडीशन देखी थी तो वो आगे से पूरी तरह से डैमेज थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कार का कोई बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। समय ने हैरान होते हुए कहा, आई डोंट नो। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा था दृष्टि पहले से ही बहुत घबराई हुई कार के अंदर ट्रैप थी। निस्क उसके जवाब में कुछ बोलता उससे पहले ही समय के फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा था। समय ने एक्सक्यूज करते हुए वो फ़ोन उठाया तो सामने से गुंजन बात कर रही थी। समय ने गुंजन की आवाज़ सुनने के साथ कहा, तुमने क्यों सुबह सुबह कॉल किया है? गुंजन ने समय की बात का फौरन ही जवाब दिया, इसलिए क्योंकि कल निस्क तो आया ही नहीं और तुम भी बहुत जल्दी वहां से चले गए थे। तू कैसे इतना चेंज हो सकता है समय? समय ने गुंजन की बात का जवाब दिया, मैं कोई चेंज नहीं हुआ हूँ, बस कोई ज़रूरी काम आ गया था। तभी समय के रूम का डोर नॉक हुआ तो समय ने डोर खोलने के लिए कहा। सामने खड़े शख्स को देखकर समय हैरान था। इस वक्त समय के सामने जो शख्स खड़ी थी वो गुंजन थी, जो समय से बात करते समय उसके घर में मौजूद थी। समय ने हैरान होते हुए गुंजन से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुंजन ने जवाब दिया, अब तुम फोन पर जवाब नहीं दोगे तो मुझे यही करना होगा। तभी गुंजन की नज़र वहीं समय के साथ खड़े निस्की के ऊपर गई, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए निस्की की तरफ बढ़ी
और उसने निस्क को गले से लगा लिया। वाट ए प्लेसमेंट सरप्राइज। वैसे यह बताओ कि कल रात तुम कहाँ गायब थे? ना आने का रीजन बताया और ना ही मेरा कॉल उठाया। तुम दोनों को तो लगता है मुझे ही सुधारना पड़ेगा। निस्क ने गुंजन की बात का जवाब दिया। आई कांट एक्सप्लेन कि कल रात मैं कहाँ फंस गया था, लेकिन आज पक्का पार्टी एट माई प्लेस। गुंजन ने एक बार फिर से चेकते हुए निस्क को गले से लगा लिया। अब निस्क की नज़र समय की तरफ गई और उसने समय से गले मिलते हुए कहा, ओके चलता हूँ, मिलते हैं ऑफिस में। समय ने भी निस्क को सेम रिस्पॉन्स दिया। निस्क और समय एक दूसरे से ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते थे। निस्क का भी समय के घर से निकलने के बाद घर जाकर फ्रेश होकर ऑफिस जाने का इरादा था। आज निस्क की दृष्टि के साथ मीटिंग थी और जल्दी दृष्टि को निस्क के सेकंड पार्टनर से उसे मिलवाना था, जो कि कोई और नहीं बल्कि समय ही था। दृष्टि से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था उस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें कुछ ऐसे हिडन क्लॉज भी थे जिनके बारे में अभी तक सिर्फ समय और निस्क को ही मालूम था। दृष्टि ने ज़रूरत और भरोसे पर वो कॉन्ट्रैक्ट निस्क के साथ साइन कर दिया था, लेकिन उसे खुद कुछ आइडिया नहीं था कि वो सब उसके इर्द गिर्द बुना हुआ एक जाल है जिसमें वो फंसने जा रही है। दृष्टि भी जल्दी ही रेडी होकर घर से निस्क के ऑफिस की तरफ निकल गई थी। दृष्टि ने एक लाइट ग्रे का बिजनेस सूट पहना था। सच में वो किसी बिजनेस वूमेन से कम नहीं लग रही थी। दृष्टि ने इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए कितनी भी मुसीबतें क्यों ना झेली हो, लेकिन उसने अपने कॉन्फिडेंस को एक पल के लिए भी डगमगाने नहीं दिया था। लेकिन न जाने निस्क के सेकंड बिजनेस पार्टनर के बारे में जानने के बाद दृष्टि का क्या रिएक्शन होने वाला था। आज की मीटिंग में निस्क और दृष्टि लोकेशन डिस्कस करने वाले थे जहाँ से दृष्टि को अपना काम शुरू करना था। लेकिन समय के दिमाग में जो चल रहा था वो दृष्टि तो क्या, अभी तक निस्क भी नहीं जानता था। दृष्टि जब निस्क के ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में उसे मालूम हुआ कि निस्क अभी तक ऑफिस नहीं आया है। दृष्टि जाकर निस्क के केबिन में ही उसका इंतजार कर रही थी। लगभग आधे घंटे में निस्क भी वहां पहुंच चुका था। निस्क को अपने रिसेप्शन से मालूम हो चुका था कि मिस दृष्टि कपूर उनका केबिन में इंतजार कर रही हैं। यह सुनने के बाद निस्क के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। निस्क के कदम अब अपने केबिन की तरफ ही बढ़ रहे थे। निस्क ने आहिस्ता से डोर खोला तो सामने बैठी दृष्टि जैसे कहीं खोई हुई थी। जिस दौरान वो अपने पेन को अपने होठों से छू रही थी, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी इन खूबसूरत अदाओं को कोई वहीं दूर खड़ा होकर निहार रहा है। निस्क का तो मन नहीं हुआ कि वो अपने केबिन के अंदर भी जाए और दृष्टि को उसके ख्यालों से बाहर निकाले। दृष्टि अब वो पेन अपने होठों से हटाते हुए अपने हाथ की नाजुक उंगलियों में स्पिन कर रही थी। निस्क की पोजीशन अभी भी वही थी। जब निस्क को अपने पीछे से किसी के अपने कंधे पर टैप करने का एहसास हुआ, निस्क ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके ठीक पीछे गुंजन खड़ी थी और तब से वो नोटिस कर रही थी कि निस्क कहीं खोया हुआ है। गुंजन ने जब निस्क की केबिन में देखा तो अब उसे निस्क के वहां सम्मोहित होकर खड़े रहने का कारण समझ आया। गुंजन ने निस्क के कान में आहिस्ता से कहा, लगता है तुम्हारा दिल आ गया है उस लड़की पर। बाय द वे, कौन है वो प्रिटी लेडी? निस्क ने अपने केबिन में डोर को बंद किया और अब उसने गुंजन को जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई दिल विल नहीं आया उस लड़की पर। एंड वो मेरी बिजनेस एसोसिएट्स है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। गुंजन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ वो तो दिख रहा है कि वो सिर्फ एक बिजनेस एसोसिएट है। वैसे आई मस्ट से कि लड़की बहुत खूबसूरत है, किसी को भी उससे प्यार हो जाए। निस्क ने गुंजन को टालते हुए पूछा, वो सब छोड़ ये बता तू यहाँ क्या कर रही है? गुंजन ने जवाब दिया, नाइस ट्राई टू टर्न टॉपिक। वैसे मैं तो यहाँ तुझसे मेरी एक प्रॉब्लम के लिए बात करने आई थी एंड आई नो कि बस तू ही मेरी मदद कर सकता है। निस्क को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हर किसी को लगता है कि वही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन निस्क का नेचर हमेशा से ही हेल्पफुल रहा था, तो उसने गुंजन से कहा, हाँ ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट फॉर नाउ यू जस्ट सिट एंड लेट मी फिनिश माई मीटिंग, उसके बाद बात करते हैं। इतना कहते हुए निस्क ने अपने केबिन का डोर खोला और अब वो गुंजन के साथ अपने केबिन में आ चुका था। दृष्टि को जैसे ही निस्क के आने का अंदाजा हुआ, उसने फौरन उठकर निस्क से हाथ मिलाया, जिसके बाद निस्क ने गुंजन और दृष्टि का भी इंट्रोडक्शन करवाया।
गुंजन अब चुपचाप होकर बैठ गई और दृष्टि और निष्की की मीटिंग अब स्टार्ट हुई। मीटिंग के दौरान गुंजन नोटिस कर रही थी कि निष्की का बिहेवियर दृष्टि के प्रति काफी नरम था। दृष्टि ने अपने बालों को अपने कान के पीछे संभालते हुए निष्की से कहा, क्या मैं कुछ पर्सनल पूछ सकती हूँ आपसे? निष्की ने फौरन जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं। दृष्टि ने निष्की से पूछा, वो कल रात आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई मेरी वजह से? मेरा मतलब है कि समय ने आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की थी ना? दृष्टि के मुंह से समय का नाम सुनकर निष्क और पास में बैठी गुंजन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। निष्क को यही डर था कि कहीं गुंजन कुछ बोल ना दे दृष्टि के सामने समय को लेकर। गुंजन के मुंह खोलने से पहले ही निष्क ने बोलना शुरू कर दिया, नहीं वो असल में सब ठीक है, मिस्टर साय कोई बुरे इंसान नहीं है। दृष्टि ने मुंह बनाते हुए मन में दोहराया, अभी आप उन्हें जानते नहीं हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, एक बार जान जाएंगे तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। निष्क ने दृष्टि के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए उसका ध्यान तोड़ा और इधर उसने गुंजन को खामोश रहने का इशारा कर दिया था। निष्क ने दृष्टि से पूछा, कहाँ खो गई थी तुम दृष्टि? दृष्टि ने जवाब दिया, वो मैं बोल रही थी कि आप खुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं तो आपको अपने आसपास के सभी इंसान अच्छे ही लगते हैं। निष्क का चेहरा एकदम से उतर गया दृष्टि के मुंह से यह बात सुनकर कि वो एक अच्छा इंसान है। दृष्टि ने निष्क की तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए उससे पूछा, आप ठीक हैं? निष्क ने फौरन जवाब दिया, हाँ हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। अब दृष्टि ने निष्क से पूछा, तो आप अपने सेकंड पार्टनर से कब मिलवा रहे हैं? आपने बताया था ना कि इस प्रोजेक्ट में आपके अलावा एक और पार्टनर है और असल में कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के इंटरेस्ट पर साइन हुआ है। निष्क ने हकलाते हुए दृष्टि को जवाब दिया, हाँ मैं बात करता हूँ उससे, वो जल्दी मिलेगा तुमसे। दृष्टि ने ओके कहा और अब दोनों एक बार फिर से अपने काम में लग गए। लगभग आधे घंटे बाद डिस्कशन खत्म होने के बाद निष्क ने दृष्टि के चलने से पहले हाथ मिलाते हुए कहा, फिर मिलते हैं। दृष्टि ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कम साइड विजिट के लिए जाना है ना, कल मिलते हैं। निक्स ने जवाब दिया, हाँ कल के लिए मैं तुम्हें टाइम कंफर्म करता हूँ। दृष्टि भी हाँ में निक्स को जवाब देने के बाद एक नज़र गुंजन पर डालकर वहां से निकल गई। दृष्टि के चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल बिखरी हुई थी। वो सच में इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद एक्साइटेड थी। उसे एक सेल्फ अचीवमेंट फील हो रही थी, जबकि इन सबके पीछे क्या कुछ चल रहा है वो सब अभी तक दृष्टि को मालूम नहीं था। दृष्टि ने निक्स के ऑफिस से बाहर जाते हुए कार पार्किंग का रुख किया। दृष्टि अपनी कार में बैठी ही थी कि तभी समय की कार वहां आकर रुकी। एक पल के लिए दृष्टि की नज़र उस कार पर पड़ी तो उसे लगा कि जैसे उसने अभी अभी समय को देखा, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग को भटकाया क्योंकि जहाँ तक वो जानती थी समय और निस्क में तो कोई वास्ता ही नहीं था। दृष्टि ने अपनी कार को पार्किंग से बाहर निकाला। इधर समय अपनी कार पार्किंग करते हुए निस्क के ऑफिस की लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। समय का अगले दिन साइट विजिट के लिए दृष्टि के साथ जाने का प्लान था। यही बताने वो निस्क के पास आया था क्योंकि आखिर ये पूरा प्रोजेक्ट का निस्क सिर्फ एक फेज था, जबकि पूरा प्लान सिर्फ और सिर्फ समय का ही था। समय ने निस्क की केबिन का डोर खोला तो सामने गुंजन और निस्क बैठे हुए बातों में बिजी थे। अब गुंजन ने मुड़कर देखा तो समय पीछे उस केबिन के डोर पर खड़ा था। गुंजन की स्माइल तो एकदम से बढ़ चुकी थी समय को वहां देखकर। समय ने दोनों को बातों में मशगूल देखा तो उसने दोनों से पूछा, इंटरेस्टिंग बातें मेरे बिना कैसे हो रही हैं? समय भी अब आकर दोनों को ज्वाइन कर चुका था। अब गुंजन ने एकदम से समय के सामने मुंह खोलते हुए बोल दिया, वैसे एक बात बताओ मुझे, वो लड़की क्या नाम था उसका? दृष्टि ना, हाँ वो समय और तुम्हारे बीच के किस पंगे की बात कर रही थी? ऐसा क्या हुआ है जो मुझे नहीं पता और उस लड़की को पता है? समय ने हैरान होते हुए निस्की की तरफ देखा तो निस्क ने गुंजन को बताया, वो असल में पहले दृष्टि का कॉन्ट्रैक्ट समय के साथ साइन होने वाला था, लेकिन फिर समय ने उसके प्रोजेक्ट को लेने से मना कर दिया और मैंने उसे फाइनल कर दिया। बस इसी वजह से वो पूछ रही थी कि कहीं मेरे और समय के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। समय निस्की के सामने बैठा हुआ उसके उस झूठ को सुन रहा था जो उसे पता था कि उसकी वजह से ही बोले जा रहा है। समय ने निस्की की बात में हामी भरते हुए कहा,
हाँ, निस्क एकदम ठीक बोल रहा है। ऐसा ही हुआ था। गुंजन ने समय और निस्क का हाथ थामते हुए कहा, मैं नहीं चाहती थी कि किसी की भी वजह से तुम दोनों की और साथ में मेरी तुम दोनों से दोस्ती में कोई भी दरार आए। मैं तुम दोनों को ऐसे ही एक साथ देखना चाहती थी, वरना तुम दोनों मुझे जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। समय और निस्क दोनों को उसकी बचकानी हरकतें अच्छे से याद थीं। दोनों ने हामी भरी और समय ने कहा, तेरी फालतू हरकतों से बचने के लिए तो हमें साथ रहना ही होगा। वैसे निस्क सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई भी है ना निस्क? निस्क ने भी फौरन समय की हाँ में हाँ मिलाई, जिसके बाद गुंजन ने कहा, वैसे मुझे लगा कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। ये सिर्फ मेरी सोच है, बाकी आई एम नॉट श्योर। ये सब बातें गुंजन समय के सामने निस्क से बोल रही थी। समय ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए गुंजन से पूछा, ऐसा तुम्हें क्यों लगा? गुंजन ने समय को बताया, अरे यार, वो लड़की निस्क से बोल रही थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें सब लोग अच्छे ही लगते हैं। एंड बाय द वे, उसने ये बात तुम्हारे डिस्कशन के बाद कही थी। इसका मतलब है कि सी थिंक्स कि निस्क तुमसे बेटर इंसान है। निस्क इस सभी बातों के दौरान समय के चेहरे को ही नोटिस कर रहा था। निस्क समय का बचपन का दोस्त होते हुए भी उसके एक्सप्रेशन को समझने में फेल हो रहा था। समय ने अपनी मुठ्ठियां अभी भी भींची हुई थीं और उसे देखकर ही नृत्य समझ चुका था कि उसे गुस्सा आ रहा है। समय मन में यही सोच रहा था, तुम्हें तो मैं कल बताता हूँ कि मैं कैसा इंसान हूँ। समय के चेहरे के रिएक्शन एकदम से ये सब सुनने के साथ बदल गए। समय जो वहां बैठकर कुछ टाइम निस्क के साथ बिताने आया था, अब वहां से अचानक से उठकर जाने लगा। जब निस्क ने उससे पूछा, क्या हुआ, अभी तो तू आया था, अब अचानक से खड़ा कैसे हो गया? बैठ ना। निस्क ये बात बोल रहा था जब गुंजन ने समय के हाथ को होल्ड करते हुए उसे बैठने के लिए कहा। समय ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को छिपाते हुए कहा, नहीं, बस कुछ इम्पोर्टेंट काम था मुझे। चल निस्क, कल मिलते हैं। कहते हुए समय ने निस्क से हाथ मिलाया, जिसके बाद वो गुंजन को बाय बोलकर वहां से जा चुका था। समय का इस समय सोच सोच कर ही खून खोल रहा था कि कैसे दृष्टि उसको और निस्क को कंपेयर कर सकती है। निस्क में उसे ऐसा क्या दिखाई देता है जो उसमें नहीं है? आखिर गलती भी तो उसकी ही थी जब वो उससे दूर हुआ था। समय बस यही सोचे जा रहा था कि तभी उसने अपनी कार में बैठने के साथ अपनी कार को गुस्से में दृष्टि के ऑफिस के डायरेक्शन में मोड़ लिया। समय को अभी के अभी दृष्टि से बात करनी थी कि आखिर वो उसका कंपैरिजन निस्क के साथ कैसे कर सकती है। समय गुस्से में कार ड्राइव करते हुए वहां से दृष्टि के ऑफिस लगभग आधे समय में पहुंच चुका था। समय जैसे रिसेप्शन पर पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने समय से पूछा, जी सर, हाउ मे आई हेल्प यू? समय ने उसकी बात सुनने के साथ जैसे इग्नोर कर दी और गुस्से में पांव पटकते हुए वो सीधे दृष्टि के केबिन की तरफ ही बढ़ रहा था। दृष्टि के ऑफिस के सभी लोग समय को देखकर ही समझ चुके थे कि जरूर कुछ ना कुछ तो सीरियस मैटर होने वाला है, क्योंकि समय सहाय को जो लोग भी जानते थे उन्हें पता था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ तो मैटर होने वाला है आज। समय ने दृष्टि के केबिन में बिना कोई परमिशन के एंट्री ली और उसके केबिन में बैठे शख्स को उसने कड़क लहजे में लगभग ऑर्डर देने की टोन में कहा, गेट आउट। वो शख्स जो दृष्टि की चेयर के सामने बैठा हुआ डिस्कशन में बिजी था, दृष्टि की तरफ नजर उठाकर देखता है तो दृष्टि उसे जाने का इशारा करती है, क्योंकि समय के चेहरे को देखकर ही वो समझ चुकी थी कि वो जरूर किसी न किसी बात पर उससे झगड़ने के लिए ही आया है और वो नहीं चाहती थी कि इस बात का इशू बने। इसलिए उसने उस शख्स को जाने के लिए बोल दिया था। जब वो शख्स दृष्टि के केबिन से बाहर गया तब समय ने अगले ही पल दृष्टि के केबिन के डोर को अंदर से लॉक कर दिया। दृष्टि समय की इस गुंडागर्दी को बड़ी हैरानी से देख रही थी। जब समय चलकर दृष्टि के करीब आया और उसने अपने दोनों हाथों से कसकर थामते हुए उसने दृष्टि को झकझोर दिया। समय ने दृष्टि की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, तो तुम्हें मैं एक बुरा इंसान लगता हूँ? दृष्टि ने भी समय की निगाहों में निगाहें डालते हुए कहा, हाँ, देखो अपने बिहेवियर को, यह कोई अच्छा इंसान नहीं करता। यही रीजन है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। छोड़ो मेरे हाथ को। ये सब कहते हुए दृष्टि अपने हाथ को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी जब समय ने दृष्टि को झटके से अपने और नजदीक कर लिया। दृष्टि का चेहरा इस वक्त समय के चेहरे के एकदम नजदीक आ चुका था।
समय के होंठ भले ही दृष्टि के होंठों को नहीं छू रहे थे, लेकिन उसकी सांसें जरूर टकरा रही थीं दृष्टि के होंठों से। दृष्टि समय के अपने इतने नजदीक आने से नर्वसनेस में अपने गले को लगातार तर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रही थी। इस वक्त तो दृष्टि के होंठों पर तो जैसे ताले पड़ चुके थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समय की आंखों में जैसे उस पल डूब चुकी थी। समय ने अपने और दृष्टि के होंठों के बीच की दूरी को आहिस्ता से कम करना शुरू किया। दृष्टि तो सच में इस वक्त सच में समय के सम्मोहन में जैसे बन गई थी कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब समय ने उसके ऊपर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके होंठों को चूम लिया। समय बेहद नजाकत से दृष्टि के होंठों को किस कर रहा था, क्योंकि वो भी शायद वही आकर्षण फील कर रहा था जो दृष्टि कर रही थी। लेकिन जल्दी दृष्टि ने अपने होश संभाल लिए। लेकिन तभी दृष्टि जैसे एकदम से जाग गई। दृष्टि ने फौरन समय को उसके सीने से पुश करते हुए अपने आप से अलग कर दिया, जिसके बाद दृष्टि ने समय के कॉलर से पकड़ते हुए उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहा, तुम क्या इसी काम के लिए मेरे पास आए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? समय ने दृष्टि के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर अपने कॉलर को उसकी पकड़ से छुड़ाया, जिसके बाद उसने दृष्टि को लगभग धमकाते हुए कहा, सोच समझ कर बिहेव करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इन सब के लिए बाद में पछताना पड़े। दृष्टि ने गुस्से में समय की बात का जवाब दिया, मैं कभी भी अपने किसी भी किए पर पछताई नहीं हूँ, सिवाय उस एक रात के जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई थी। उसके बाद ये जो किस तुमने मुझे अभी किया है, मुझे इसका पछतावा है। अब प्लीज मेरे ऑफिस से चले जाओ और यहाँ कोई भी सीन मत क्रिएट करो। समय ने झुकते हुए दृष्टि के गाल पर किस किया और उसके कान में कहा, ओके मिसिस साय, फिलहाल तो मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। कहते हुए समय वहां से आगे बढ़ चुका था। जब दृष्टि ये समझने की कोशिश कर रही थी कि समय को आखिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो उससे कल मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक दृष्टि को अच्छे से पता था कि कल उसे साइट विजिट के लिए आउटर लोकेशन पर निस्की के साथ जाना है। इधर समय को अच्छे से पता था कि कल वो और दृष्टि ही होंगे जो साइट विजिट के लिए जाएंगे। समय तो दृष्टि को संशय में छोड़कर जा चुका था। समय का दिमाग तो सच में इस समय नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही वर्क कर रहा था। समय ने वहां से अपने ऑफिस का रुख किया। समय की जिंदगी में जब से दृष्टि वापस आई थी, तभी से वो उसके साथ एक अजीब सा आकर्षण में बन चुका था, जिसका उसे भी नहीं पता था कि वो उसे क्या नाम दे। लेकिन जब जब वो दृष्टि को निस्के के साथ नजदीक होते हुए या निस्के के बारे में सोचते हुए भी देखता था, तो न जाने किस तरह की इनसिक्योरिटी उसके दिमाग को घेरने लगती थी। निस्क उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन न जाने क्यों वह उसे दृष्टि वाले प्लान में शामिल करके पछता रहा था। इधर दृष्टि को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समय उससे चाहता क्या है। वो क्यों उसे जीने नहीं देना चाहता? पहले ही वो उसके लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर चुका है, उसकी नई कंपनी के लिए सभी रास्ते बंद करके। दृष्टि को सच में इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी के अभी समय का खून कर दे। लेकिन दृष्टि ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप को शांत किया। निस्क अपने ऑफिस में था और गुंजन अब तक जा चुकी थी जब निस्क के फोन पर समय का कॉल आया। निस्क को समय का वो बिहेवियर याद हो आया जो वहां से जाने से पहले कर रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो दृष्टि को लेकर निस्क से जेलस फील कर रहा था। निस्क ने फोन उठाते के साथ समय से पूछा, हाँ बोल, क्या हुआ? समय ने निस्क से सीधे सीधे इतना ही कहा, कल साइट विजिट के लिए दृष्टि के साथ मैं जा रहा हूँ। निस्क ने समय से इतना ही कहा, लेकिन जिसके आगे समय ने उसे टोकते हुए कहा, क्या लेकिन? तू जितना दृष्टि को जानता है, मैं उससे ज्यादा उसे जानता हूँ, और तुझे उसका गार्जियन बनने की जरूरत नहीं है। बस मेरा साथ दे इस प्रोजेक्ट में एक पार्टनर की तरह। मेरे और दृष्टि के बीच का मैटर मैं सॉल्व कर लूंगा। निस्क ने इंसिस्ट करते हुए समय से कहा, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल रखना। अगर कभी तुझे दृष्टि की कोई बात गुस्सा दिलाए भी, तब भी तुझे अपना कंट्रोल नहीं खोना है। समय ने एक गहरी सांस ली और रोके ठीक है कहा, जिसके बाद निस्क ने उसे बताया कि उन्हें सुबह 10 बजे निकलना है। समय ने निस्क से कहा, दृष्टि को लोकेशन बता देना जहां से मैं उसे पिक करूंगा। निस्क ने कंफ्यूज सा चेहरा बनाते हुए कहा, लेकिन मैं उससे कहूंगा क्या? समय ने बेपरवाही से कहा,
वो तू देख लेना। जज से कि इस प्रोजेक्ट के दूसरे पार्टनर उसके साथ जाने वाले हैं साइट विजिट के लिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। निस्क ने उदासी टोन में ओके कहा और कॉल रखा, जिसके बाद उसने दृष्टि को कॉल किया। दृष्टि अपनी उसी प्रोजेक्ट फाइल पर काम कर रही थी जब उसकी नज़र अपने फ़ोन पर गई। निस्क का कॉल देखकर दृष्टि ने फ़ोन उठा लिया। सामने से निस्क बोल रहा था। दृष्टि ने निस्क से पूछा, हाँ बोलिए निस्क। निस्क ने बड़ा जोर लगाकर दृष्टि से कहा, वो मुझे तुझे बताना था कि कल तुम्हारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के दूसरे पार्टनर जाएंगे। मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। दृष्टि ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन इस आज तक सारा डिस्कशन तो तुम्हारे साथ ही हुआ है, फिर मैं उन्हें क्या समझाऊंगी। प्लीज मेक IT पॉसिबल ना। आई विल बी मोर कंफर्टेबल विद यू। निस्क ने सच में आज से ज्यादा मजबूर कभी फील नहीं किया था। निस्क ने कुछ सोचते हुए दृष्टि को जवाब दिया, हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन सच बताऊं तो अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर करता जाने की कोशिश। लेकिन हमारे पार्टनर भी इस प्रोजेक्ट के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि मैं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर उन्हें मुझसे ज़्यादा ही जानकारी है। दृष्टि ने उदास होते हुए निस्क को जवाब दिया, हाँ ओके, अगर सच में तुम्हारा जाना पॉसिबल नहीं है तो आई विल नॉट फोर्स यू, जस्ट सेंड मी लोकेशन जहाँ मुझे उन्हें मिलना है। निस्क ने ओके कहा और कॉल रखने के बाद उसने समय के दृष्टि को मिलने की लोकेशन शेयर कर दी जहाँ से उन्हें उस साइट के लिए निकलना था। दृष्टि को सच में इस बात का अफसोस था कि उसे एक अनजान आदमी के साथ जाना होगा जिससे वो आज तक नहीं मिली थी। इधर निस्क को इस बात का गम था कि कल सच जान जाने के बाद दृष्टि उसके बारे में क्या सोचेगी। निस्क ने तो अभी से मान लिया था कि उसने अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। समय के लिए तो सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा कि उसने प्लान किया था। समय कल दृष्टि के साथ जाने के लिए सोच सोच कर ही मन मन मुस्कुराया जा रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसे उस साइट विजिट पर क्या करना है। समय के मन में चल रहे उस प्लान से अभी तक दृष्टि तो छोड़ो, निस्क भी पूरी तरह से अनजान था। अगर निस्क को समय के आने वाले अगले प्लान की भनक भी हो जाती तो शायद वो समय को रोकने की कोशिश करता, लेकिन समय के दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो समय के अलावा इस समय कोई नहीं जानता था। आखिर ऐसा क्या चल रहा था समय के दिमाग में जिसका निस्क तक को कोई आइडिया नहीं था। किस तरह से समय दृष्टि को उस गलती का एहसास करवाएगा जो दृष्टि ने असल में कभी की ही नहीं थी। ना ही उसे अभी तक समय की उस रात उसे यूं छोड़कर चले जाने का कारण ही पता था। दोनों का पहली रात में बना वो रिश्ता एक अजीब से मोड़ पर पहुंच चुका था। इसमें कड़वाहट के साथ साथ पजेसिवनेस और आकर्षण भी मौजूद था। दोनों को ही नहीं पता था कि इस रिश्ते को वो क्या नाम दें। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।